रिवीजन का सेकंड चैप्टर रिवाइज करेंगे, दैट इज हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। इस चैप्टर में शिद्दत से और एनर्जी के साथ मेरे साथ जुड़े रहिए, क्योंकि इस चैप्टर में सिर्फ मैं पढ़ाने नहीं वाली हूँ, इस चैप्टर में हर टॉपिक के साथ मैं बहुत सारे PYQs, NCERT क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, बहुत सारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस जो है आपको दिखाने वाली हूँ। तो काइंडली पूरी एनर्जी से सीखें, खूब ज्यादा पढ़ें और बोर्ड्स में खूब ज्यादा स्कोर करें। लेट अस स्टार्ट विद द चैप्टर। सबसे पहले हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन की। ये एक ऐसा छोटा सा टॉपिक जिसमें स्टूडेंट्स का ध्यान बिल्कुल नहीं होता। क्लासिफिकेशन को जानने से पहले बहुत छोटी सी चीजें, विनाइल ग्रुप का पता होना चाहिए, एल्लाइल ग्रुप का पता होना चाहिए और एल्काइल ग्रुप का पता होना चाहिए। दिस इज विनाइल हैलाइड, इट कैन बी एनी हेलोजन, क्लोरो, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस इज अलाइल हैलाइड, यहाँ पे कोई भी हेलोजन ले सकते हैं। दिस इज विसिनल डाइहैलाइड, जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है जेमिनल डाइहैलाइड, जिसमें हमारे पास एक ही कार्बन पे दो हेलोजन एटम्स आ रहे हैं। अब ये छोटी सी चीज जो है ये यूजुअली स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं होती, पर देखिए इसी छोटी सी चीज में से आई एम गोइंग टू शेयर सम ऑफ द PYQs। एक बार चेक करें मेरे साथ सब लोग। ये देखिए, ये वाला क्वेश्चन CBSE बोर्ड का, आउट ऑफ द 2 which is an example of allylic halide, right? Allyl is जो डबल बॉन्डेड कार्बन है उनको छोड़ते हुए उसके साथ जो लगी हुई कार्बन है, किसी भी डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जब हेलोजन लग जाए तो दैट इज कॉल्ड एज एल्लाइल हैलाइड। देखिए 2017 में ही एक और क्वेश्चन आया which is an example of विनाइलिक हैलाइड। डबल बॉन्डेड कार्बन जो है अगर उस कार्बन के साथ हेलोजन लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज विनाइलिक हैलाइड। अब इधर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेंजाइलिक हैलाइड। दिस इज अगेन 2017 का क्वेश्चन। ये जो कार्बन एटम रहती है दिस इज कॉल्ड एज ए बेंजाइलिक कार्बन एटम। इसके साथ जब हेलोजन लगा हो तो दैट इज कॉल्ड एज बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत छोटी सी चीज बट नॉट टू बी मिस्ड। उसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का माइंड मैप बहुत क्विक दूंगी एट द एंड वंस वी आर डन। सबसे पहले हम इसको बनाने वाले हैं फ्रॉम, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको सबसे पहले बनाएंगे एल्केन से, राइट? अब देखिए फ्रॉम एल्केन्स, जस्ट सी, एल्केन से हम क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन बनाएंगे, हम आइडोएल्केन बनाएंगे, हम फ्लोरोएल्केन बनाएंगे। क्लोरोएल्केन, ब्रोमोएल्केन, डायरेक्ट क्लोरीनेशन, डायरेक्ट ब्रोमिनेशन, दैट इज पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। डायरेक्ट क्लोरीनेशन और डायरेक्ट ब्रोमिनेशन से देखिए इट इज सिंपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हाइड्रोजन हटाते जाइए और हेलोजन लगाते जाइए। जब आप मीथेन लेंगे तो रिएक्शन जो है सनलाइट की प्रेजेंस में होगा, क्योंकि फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है और यहाँ पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनेगा। अब उसके बाद मैंने एक और कंपाउंड लिया दैट इज प्रोपेन, दैट इज CH3। इसमें देखिए दो तरह के हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, राइट? अब दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक बार हम 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम एलिमिनेट करेंगे और एक बार हम 2 डिग्री हाइड्रोजन एटम पे सब्स्टिट्यूशन कॉज करेंगे। अब दो प्रोडक्ट्स बने, मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा? दैट इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, क्योंकि ईज ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैसे है? दैट इज 3 डिग्री हाइड्रोजन एटम सबसे पहले लूज होगा, फॉलोड बाय 2 डिग्री एंड फॉलोड बाय 1 डिग्री। एक बार ये क्वेश्चन आया एग्जाम के अंदर। अब इस कंपाउंड को देखिए, दिस इज नियोपेंटेन। इसके अंदर देखिए ध्यान से, सारे के सारे कार्बन एटम जो हैं वो प्राइमरी हैं और उनके इसको छोड़ के दिस इज क्वाटरनरी, राइट? ये जो सारे मिथाइल ग्रुप के कार्बन एटम्स हैं ये सारे के सारे प्राइमरी हैं। ऑब्वियसली इनके साथ जुड़े हुए सारे हाइड्रोजन एटम भी 1 डिग्री हैं। तो सारे अगर हाइड्रोजन एटम्स 1 डिग्री हैं तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा। देयर इज ओनली फॉर्मेशन ऑफ 1 प्रोडक्ट। उसके बाद आइडोनेशन, जो आइडोनेशन की बात यहाँ पे हो रही है वही जब हम आइडोबेंजीन बनाएंगे ये सेम बात वहां पे भी होगी। डायरेक्ट आइडोनेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब आइडोनेशन होती है तो HI बन जाता है। HI एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि रिएक्शन को रिवर्स कर देता है। तो उसके लिए क्या रेमेडी है कि हम रिएक्शन को कर सकते हैं, डायरेक्ट आइडोनेशन कर सकते हैं, पर उसके लिए हमें स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स चाहिए। ये जो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं ये क्या करेंगे, इस HI को ऑक्सीडाइज कर देंगे इनटू आयोडीन और रिएक्शन की रिवर्सिबिलिटी को प्रिवेंट करेंगे। देन वी हैव फ्लोरिनेशन। अब ध्यान से
सुनिए मेरी बात को, पूरे सिलेबस में एक ही तरीका है फ्लोरोएल्केन बनाने का, दैट इज अ स्वार्ट्स रिएक्शन। अब जो क्लोरीनेशन में डायरेक्ट हमने एल्केन लिया, क्लोरीन डाली, ब्रोमिनेशन में भी डायरेक्ट एल्केन लिया, ब्रोमीन डाली, आयोडोनेशन में एल्केन लिया, आयोडीन डाली, बट डायरेक्ट फ्लोरिनेशन जब आप करेंगे तो वो तो एक्सप्लोसिव रहेगी और उसमें हम एल्केन नहीं लेंगे, विल बी टेकिंग अप एल्काइल हैलाइड। मैंने मेंशन कर रखी हैं सारी चीजें, ये सारे नोट्स बहुत थॉरली पढ़ के जाएं। आप यहाँ पे एल्काइल हैलाइड लेंगे, दैट इज योर, आई हैव टेकन द क्लोरोमीथेन एंड यू विल बी कैरिंग आउट द रिएक्शन विद एनी ऑफ द इनऑर्गेनिक फ्लोराइड और आपके पास फ्लोरोएल्केन बनेगा। तो पहला मेथड जो हमने किया दैट इज फ्रॉम एल्केन्स। अब दूसरा मेथड देखिए, दूसरा मेथड जो है दैट इज फ्रॉम एल्कीन्स। जब हम एल्कीन्स पे लेके आते हैं तो क्या करना है, हमने एल्कीन के अंदर हेलोजन एसिड डाल दीजिए। इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन कि किस हेलोजन एसिड की रिएक्टिविटी जो है इस रिएक्शन की तरफ काफी ज्यादा होगी, तो एकदम से जब स्टूडेंट्स को ये एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन मिलता है तो सबसे पहले आवाज आती है दिल से, यार HF है, बट काइंडली कीप इन माइंड इट इज नॉट HF, इट इज HI। HI इज अ स्ट्रॉन्गर एसिड, क्योंकि इन दोनों एटम्स के साइज में बहुत फर्क है, जिसकी वजह से ये बॉन्ड वीक होगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगी और ये बहुत जल्दी से टूट जाएगा टू प्रोड्यूस H पॉजिटिव एंड I नेगेटिव। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को नहीं भूलना है, सबको ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को दिमाग में रखना है। एक छोटा सा एमसीक्यू के लिए, अगर तो सिमेट्रिकल एल्कीन है, अरे भाई अब सिमेट्रिकल एल्कीन और अनसिमेट्रिकल एल्कीन क्या है, अगर तो आपके पास सिमेट्रिकल एल्कीन है, मतलब जब डबल बॉन्ड के दोनों तरफ नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम रहे तो दैट इज अ सिमेट्रिकल एल्कीन, और अगर डिफरेंट रहे तो दैट इज अनसिमेट्रिकल एल्कीन। सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई पंगा नहीं, पर जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी, ये मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखाने वाली हूँ भी, जब अनसिमेट्रिकल एल्कीन आएगी तो दो रूल्स, मार्कोनिकॉफ एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल दिमाग में रखना है। अगर तो HCl, HBr, HI कुछ भी डाल रहे हैं, तो यहाँ पे अनसिमेट्रिकल एल्कीन है और पेरोक्साइड नहीं है, तो मार्कोनिकॉफ रूल लगाएंगे, अकॉर्डिंग टू विच द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट will go and attack to that carbon atom of the multiple bond जिसके पास कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, और आपके पास क्या बनेगा हमेशा, दैट इज 2-chloroalkane। बट यही अगर आपने पेरोक्साइड डाल दिया तो आपके पास जो कार्बन एटम है डबल बॉन्ड का, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, वहां पे नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडिंग रिएजेंट जो है दैट विल गो एंड अटैक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि HBr इज ओनली अटैकिंग इन केस ऑफ पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है रिएक्शन का, इट अकर्स बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, और उसमें जो चेन प्रोपोगेशन के दो स्टेप्स हैं दे आर एक्सोथर्मिक ओनली विद HBr। तो आप ये रिएक्शन जरूर याद रखें, दिस इज पॉसिबल विद HBr ओनली। देन वी हैव एलाइलिक हेलोजिनेशन। अब एलाइलिक हेलोजिनेशन अभी हम बात करके हटे एलाइल कार्बन एटम। एलाइलिक कार्बन एटम, ये डबल बॉन्ड के अगली वाली जो कार्बन एटम है दैट इज अ एलाइल कार्बन एटम। एलाइलिक कार्बन एटम जब रहेगी, एलाइलिक हेलोजिनेशन जब रहेगी, क्लोरीन डाला 773 केल्विन में, या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, एनीथिंग कैन बी गिवन, तो यहां से ये वाला हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे हेलोजन लग जाएगा। अगर यही हम ब्रोमिनेशन करें एट 773 केल्विन, इट विल बी योर एलाइल ब्रोमाइड। अगर हम N ब्रोमोसक्सिनामाइड लें, अगर नहीं इतना बड़ा फॉर्मूला याद होता तो इसको पेपर में NBS भी लिख सकते हैं। अगर हम N ब्रोमोसक्सिनामाइड लेंगे देन ऑल्सो यहाँ पे एलाइलिक कार्बन के ऊपर से हाइड्रोजन की सब्स्टिट्यूशन होगी और हेलोजन विल गो एंड अटैक। उसके बाद सल्फ्यूराइल क्लोराइड, दिस इज सल्फ्यूराइल क्लोराइड। थायोनाइल क्लोराइड और सल्फ्यूराइल क्लोराइड में बड़ी प्रॉब्लम होती है भाई। दिस इज योर थायोनाइल क्लोराइड एंड दिस इज योर सल्फ्यूराइल क्लोराइड। जब सल्फ्यूराइल क्लोराइड डालेंगे तो यहां से एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए हम एलाइल क्लोराइड बना देंगे। देन वी हैव फ्रॉम एल्कोहल्स, एक बार रिपीट करेंगे बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। एल्कोहल में देखिए, अल्कोहल से भी हम सब बनाने वाले हैं, क्लोरो, ब्रोमो एंड दिस आइडोएल्केन्स। अब पहले हमने क्या किया, हमने डाला इसके अंदर, अल्कोहल के अंदर Lucas reagent, right? That is HCl and anhydrous aluminum chloride. Now you see there is a substitution reaction.
water would go off, right? And there is a formation of chloroalkane. HBr, HI, they are not stable, so they are prepared in C2. ये reaction vessel के अंदर ही produce होते हैं. अगर हमें HBr बनाना है तो हम reaction vessel के अंदर alcohol डाल देते हैं, NaBr और sulfuric acid डाल देते हैं, तो they react to produce HBr. HBr खुद ही यहाँ पे react करने लगता है. Then HI is also very unstable, so it is prepared in C2, right? तो यहाँ पे Ki और phosphoric acid लेते हैं जिसकी वजह से HI बनता है. एक छोटा सा NCERT का क्वेश्चन, भाई क्या ही जरूरत थी फॉस्फोरिक एसिड लेने की, हम सल्फ्यूरिक एसिड क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि HI खुद से एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है. सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में सल्फ्यूरिक एसिड जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और I2 प्रोड्यूस कर देगा, तो HI जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो इसलिए हम ये नहीं कर पाए. सो दिस इज अ फर्स्ट मेथड. द सेकेंड मेथड इज हम अल्कोहल ले रहे हैं और अल्कोहल के साथ हम फॉस्फोरस के ट्राइहेलाइड्स ले रहे हैं. इट कैन बी PCl3, PBr3, राइट? Now you see PI3 and PBr3 are produced in C2 again. PCl3, यहाँ पे कोई भी हेलोजन हो सकता है. Just learn the way to memorize the reaction. This will go off. देखिए 3 बार H, 3 बार ऑक्सीजन और 1 बार फॉस्फोरस, तो this will be giving you that is phosphorus acid, and साथ में यहाँ पे you will be getting the 3 units of alkyl halide. Then we have the Darson process. Darson process is only and only for your chloroalkanes. ये एक बहुत ही बढ़िया मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ क्लोरोएल्केन्स. उसका रीजन ये है, लेट मी जूम दिस आउट. उसका एक रीजन ये है कि जो आपका क्लोरोएल्केन्स हैं वो इस मेथड से जब बनते हैं तो इस मेथड में जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं, द बाय प्रोडक्ट्स आर इन द गैसियस स्टेट एंड दे गेट एलिमिनेटेड वेरी क्विकली. वो रिएक्शन वेसल को छोड़ देते हैं. Finkelstein reaction is only for the preparation of iodoalkane, chloroalkane, bromoalkane are made to react with NaI in the presence of acetone, and what you will be carrying out is a substitution. This is a halide exchange reaction. Then we have Hans-Dicker reaction. ये सिर्फ और सिर्फ for the preparation of bromoalkanes, जो मेथड सिर्फ किसी की प्रिपरेशन के लिए हो रहे हैं, काइंडली दिमाग में खूब रखिए. उसके बाद you take the silver salt of an acid, you reflux it with bromine लंबे टाइम के लिए. यहाँ से देखिए क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड will go, AgBr will go, and what you are left is methyl bromide. Now अगर कोई यहाँ पे आयोडीन ले लेता है तो आपका जो प्रोडक्ट है that is your ester, and that is called as a Bern-von-Simony reaction, right? एक बार मैं फिर से इसको जूम आउट कर रही हूँ और एक माइंड मैप की फॉर्म में सब लोग इसको समझने की कोशिश करें. हमने कैसे कैसे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन को याद रखना है. पहले हमने एल्केन से बनाए, उसमें हमने क्लोरीनेशन, ब्रोमिनेशन 1 डिग्री 2 डिग्री का ध्यान रखा. फिर हमने बनाया इसको आइडोनेशन करी, हमने कहा डायरेक्ट आइडोनेशन नहीं हो सकती. फिर हमने स्वार्ट्स रिएक्शन की बात करी जिससे हमने फ्लोरोएल्केन बनाया. फिर हमने एल्कीन लिया और एल्कीन में हमने हेलोजन एसिड डाला. जब एल्कीन में हमने हेलोजन एसिड डाला तो उसमें हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी को एक बार पढ़ा, मार्कोनिकॉफ एंटी मार्कोनिकॉफ रूल को अप्लाई करा. फिर उसके बाद हमने एलाइलिक हेलोजिनेशन करी जो कि 4 तरीकों से हो सकती है, क्लोरीन, ब्रोमीन 773 केल्विन और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और पेरोक्साइड, NBS, and then we have sulfuryl chloride. Then we have done some of the methods like alcohol से फिर हमने इसको प्रोड्यूस किया. फिर हमने Darson process, Grooves process, then we have done the Finkelstein process, then we have done Hans-Dicker process. तो ये सारे processes से हम बनाते गए. Finkelstein से सिर्फ iodoalkane बने, Grooves process से सिर्फ chloroalkane बने, Hans-Dicker से सिर्फ bromoalkanes बने, Darson process से chloroalkane बने, and best method क्योंकि जो 2 by products बने they are in the gaseous state and will leave the reaction vessel. ये छोटे छोटे से 2 NCERT के क्वेश्चंस. Grignard's reagent जो है it is prepared only under anhydrous conditions, क्योंकि जब भी उसको पानी मिलेगा तो एक्टिव हाइड्रोजन की सोर्स, तो वो हमेशा क्या प्रोड्यूस करेगा, दैट इज एल्केन.
हेलो एल्केन्स, हेलो एरीन्स कभी भी पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड्स नहीं बना सकते. So these are the small reasoning questions in your NCERT. Let us come to the next topic, that is the methods of preparation of हेलोएरीन्स. अब देखिए, जब आप हेलोएरीन्स को बना रहे हैं तो सबसे पहले आप एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स ले रहे हैं. आफ्टर आई एम डन विद दिस टॉपिक आई विल शो यू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ सीबीएसई बोर्ड. बेंजीन लिया, क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, ब्रोमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस फेरिक ब्रोमाइड, आयोडोनेशन डायरेक्ट नहीं हो सकती फॉर द सेम रीजन, और फ्लोरिनेशन जो है वो नहीं हो सकती डायरेक्ट एक्सप्लोसिव रिएक्शन. ये जो दोनों रिएक्शन है, ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो हैं, दीज आर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. तो कौन सी इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होती है? इस क्लोरीनेशन में इट इज अ क्लोरोनियम आयन एंड ब्रोमिनेशन में इट इज योर ब्रोमोनियम आयन. अब एक क्वेश्चन आया कि अगर आपके पास क्लोरीन एक्सेस में है, ये भाई ध्यान से देखना, अगर क्लोरीन एक्सेस में है तो एक बार जब क्लोरीन लगा तो जो लगा हुआ क्लोरीन है बेंजीन रिंग के साथ, दिस इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो दूसरा क्लोरीन कहां पे आ जाएगा? एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे. हमेशा याद रखिए जो पैरा वाला प्रोडक्ट है वो स्टेबल प्रोडक्ट है, क्योंकि बिकॉज ऑफ सिमेट्री इसकी डाइपोल मोमेंट वैल्यू 0 है, तो ये जो है प्रोडक्ट काफी स्टेबल रहेगा. ये क्वेश्चन देखिए जो मैं आपको कराने लगी हूं और ये सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में दिखाने लगी हूं कि किस तरह से आया. ये क्वेश्चन क्या है? जब आप टॉलुइन ले रहे हैं, ठीक है, जब आप टॉलुइन ले रहे हैं और उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो आपके पास बन रहा है बेंजाइल क्लोराइड. पर जब आप टॉलुइन ले रहे हैं और क्लोरीन को रिएक्ट कर रहे हैं आयरन के साथ डार्क में, तो आपके पास बन रहा है ऑर्थो एंड पैरा क्लोरो टॉलुइन. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये जब सनलाइट की प्रेजेंस है तो देयर विल अकर द फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और उसकी वजह से क्या बनेगा? बेंजाइल क्लोराइड. बट जब डार्क में आयरन की प्रेजेंस में हुआ तो इट इज एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगेन, बट इट विल बी द जनरेशन ऑफ क्लोरोनियम आयन. तो ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप. तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो है दैट विल बी डायरेक्टेड एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन. अब देखिए जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा रही हूं ये रहा उसका PYQ. द सेम क्वेश्चन, यू कैन रीड द क्वेश्चन and I think you all can solve the question. Chlorine in the presence of ferric chloride, तो हम तो भाई पहले ही जानते हैं ये रीजन कि हमारे पास तो बनेगा ऑर्थो एंड पैरा ट्राइक्लोरोबेंजीन. एंड उसके बाद हमारे पास है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो जब लाइट होएगी तो इट विल बी फॉर्मिंग अस बेंजाइल क्लोराइड. सो काइंडली डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस. उसके बाद एक मेथड हमारे पास रह गया, दैट इज अ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड. बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड हमारे पास, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड आप लें, राइट. वी हैव द नेम रिएक्शन यूजुअली अंडर इट, सैंडमेयर रिएक्शन. यू ऐड HCl विद cuprous chloride, you add HBr with cuprous bromide, chlorobenzene, bromobenzene. Getterman reaction is a modified form. उसमें हमने क्या किया? cuprous chloride को copper powder से replace, cuprous bromide को copper powder से replace. हमारे पास क्या बना? Again chlorobenzene and bromobenzene. ये रिएक्शन जो है ये सैंडमेयर रिएक्शन है, और ये जो रिएक्शन है दिस इज अ गेटरमैन रिएक्शन. पूरे सिलेबस में एक ही तरीके से आइडोबेंजीन बनाने वाले हैं भाई. क्या है? दैट इज KI के साथ आप बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को वार्म करें तो आपके पास आइडोबेंजीन बनेगा. पूरे सिलेबस में एक ही तरीका फ्लोरोबेंजीन बनाने का. अगर फ्लोरोएल्केन बनाना है तो इट्स अ नेम्ड रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन. अगर फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो दैट इज अ बाल्स-शीमन रिएक्शन. Now you see benzene diazonium chloride is made to react with HbF4, that is tetrafluoroboric acid. यहां से HCl को eliminate करें, you get this unstable compound. यहां से फ्लोरोबेंजीन बनाएं, नाइट्रोजन को eliminate करें और BF3 को produce करें as one of the byproduct. Let us come to the PYQs. ये देखिए, ये मैंने आपको कराया. कौन सी स्पीशीज हैं? This is a question we have already done. ये CBSE बोर्ड के क्वेश्चंस हैं. कौन सी स्पीशीज हैं भाई जो अटैक करेंगे ब्रोमीन बेंजीन को? जो स्पीशीज अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर, दैट विल बी योर क्लोरोनियम आयन, राइट. अब उसके बाद कुछ क्वेश्चंस और देखिए. कुछ मैंने बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आज आपके साथ डिस्कस करने हैं. देखिए दिस क्वेश्चन वी आर ऑलरेडी डन
कि थायोनाइल क्लोराइड क्यों ही बेस्ट मेथड है? द आंसर टू दिस इज द डार्जन प्रोसेस. द आंसर टू दिस इज द डार्जन प्रोसेस, क्योंकि आपके जो बाय प्रोडक्ट्स हैं दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड in the gaseous state, HCl in the gaseous state, they will leave the reaction vessel. Very, very important question. Kindly try it of your own. How can you produce 1-iodobutane from but1-ene? अब भाई but1-ene में HI मत डाल के आ जाना भाई. This is an unsymmetrical alkene. पहले आप यहाँ से but1-ene में, I'll be just doing this question. This is your but1-ene, right? अब इसमें आपको बताना है HBr डालें in the presence of peroxide. यहाँ पे हम 1-iodoalkane पहले आप बनाएंगे, that is a 1-bromo, पहले आप बनाएं यहाँ पे 1-bromobutane, then you carry out the Finkelstein reaction. यहाँ पे NaI in the presence of acetone, तो यहाँ पे Finkelstein reaction and you will be getting that is 1-iodobenzene. Please don't put directly HI into it. अब मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आपके साथ शेयर करने लगी हूं जो कि बहुत ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं सीबीएसई बोर्ड के. स्क्रीनशॉट लेते जाएं, साथ साथ में पढ़ते जाएं. दिस इज योर डार्जन प्रोसेस. आई एम राइटिंग द प्रोडक्ट्स. इट विल बी योर क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और HCl. देन यू हैव, ऑलवेज रिमेंबर बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, जहां जहां मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिख रखा है उसको बहुत ध्यान में रखिए. ये एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चंस के अंदर है. दिस इज अ बेंजाइलिक कार्बन एटम. अब देखिए, जब भी इस चैप्टर का कोई क्वेश्चन आए ना तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए भाई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, सब्स्टिट्यूशन तो नहीं हो रही है. अब देखो यहाँ पे ये नहीं पता लगता है स्टूडेंट्स को कि कौन सी वाली हाइड्रोजन एटम को हमने सब्स्टिट्यूट करना है. इट इज ऑलवेज द बेंजाइलिक कार्बन एटम जो बेंजीन के आगे लगी होती है कार्बन एटम. देन नाउ यू सी दो अल्कोहलिक ग्रुप. ये वाला अल्कोहलिक ग्रुप कभी सब्स्टिट्यूट नहीं करता क्योंकि ऑक्सीजन के पास जो लोन पेयर हैं वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है. तो यहाँ पे जब सब्स्टिट्यूशन होगा, प्लीज डोंट फॉरगेट एट ऑल एटलीस्ट दिस मेनी रिएक्शंस व्हाट आई एम डिस्कसिंग. जो मैं कर रही हूँ भाई वो बहुत ध्यान से करना है. उसके बाद यहाँ पे HI आया, इसमें मार्कोनिकॉफ एडिशन जो होगी. अब मार्कोनिक, दिस इज अ कार्बन, दिस इज अ कार्बन. देख लीजिए जिस कार्बन पे कम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं वहां पे ऐड कर दीजिए. दिस विल बी CH3 और यहाँ पे आयोडीन. ये आप कर पाएंगे. दिस इज फिंकलस्टेन रिएक्शन. स्क्रीनशॉट ले लीजिए. वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर स्टूडेंट्स पेपर में गलत करके आते हैं. प्लीज इस बार ऑनलाइन स्क्रीन चेकिंग है, मार्किंग जो है वो इट्स न्यू पैटर्न, तो कृपा करके ढंग से पेपर को अटेम्प्ट करिए. नीट एंड क्लीन रिएक्शंस बिल्कुल ढंग से लिखिए. पेंसिल्स को यूज मत करिए ताकि स्कैन करते हुए पेन्स जो हैं वो ढंग से आपके मटेरियल को स्कैन कर पाए. यूज गुड पेन्स. राइट नाउ दिस थिंग, नाउ व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म. दिस इज योर एलाइलिक हेलोजिनेशन. दिस इज ब्रोमीन. अगर यहाँ 773 केल्विन लिखा होता तब भी ठीक था. हीट लिख रखा है तब भी ठीक है. यूवी लाइट लिख रखा है तब भी ठीक है. इसको प्लीज मत गलत करके आना. एटलीस्ट इतने रिएक्शंस जो हैं वो मैंडेटरी टू बी डन है क्योंकि ये सब प्रीवियस ईयर्स में बहुत बहुत बार आए हुए हैं. अब हम बात करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज की. दैट इज बॉइलिंग पॉइंट. याद रखना बॉइलिंग पॉइंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है. मॉलिक्यूलर मास, डायपोल मोमेंट, ब्रांचिंग. ब्रांचिंग का कंसेप्ट कब देखना है? ब्रांचिंग का कंसेप्ट देखना है जब आपके पास आइसोमेरिक एल्काइल हैलाइड है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और हेलोजेंस जो हैं वो सेम है. कुछ कुछ चीजें यहाँ पे मैं बॉइलिंग पॉइंट्स की डिस्कस कर रही हूँ इसी के साथ. अब देखिए ये आपके PYQs, दिस इज योर NCERT. बॉइलिंग पॉइंट्स को जब हम डिस्कस करते हैं, आई हैव सॉल्व्ड देम ऑल. अब देखिए दिस इज ब्रोमोमीथेन, ब्रोमोफॉर्म, क्लोरोमीथेन, डाइब्रोमोमीथेन. अब देखिए सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका? 3 ब्रोमीन एटम, ब्रोमोफॉर्म. तो दैट इज हैविंग द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. पेपर में एक गलती जो बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में जब हम चेकिंग कर रहे होते हैं ऑब्जर्व करते हैं कि इंक्रीजिंग ऑर्डर पूछा है डिक्रीजिंग लिखाते हैं, डिक्रीजिंग पूछा है इंक्रीजिंग लिखाते हैं. तो इस चीज को बहुत ढंग से देखना, ढंग से सोच के लिखना. राइट पेपर इतना लेंथी नहीं रहता है. आराम से पेपर को करें, जो करें वो करेक्ट करें. तो इसको आपने अरेंज करना है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मासेस.
उसके बाद देखिए एक ये क्वेश्चन, उसमें इसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये दो एल्काइल हैलाइड जो थे वो आइसोमेरिक ले लिए और ये जो एल्काइल हैलाइड लिया इसमें एक कार्बन एटम को बढ़ा दिया। तो ऑब्वियसली जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा होगा उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो भी ज्यादा होगा। एंड आउट ऑफ द आइसोमेरिक कंपाउंड्स, ये जो कंपाउंड है जिसकी ब्रांचिंग हो रखी है उसका सरफेस एरिया कम होगा, वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस कम होंगी, जिसकी वजह से उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लीस्ट रहेगा अमंग द गिवन कंपाउंड्स। उसके बाद देन वी हैव द बॉइलिंग पॉइंट्स, melting points. After the boiling points, melting point directly proportional to the molecular mass, melting point is directly proportional to symmetry। भाई जिसकी डायपोल मोमेंट जीरो होगी या बहुत कम होगी उसमें सिमेट्री जो है वो ज्यादा रहेगी। अब देखिए सॉल्युबिलिटी की बात हमने पहले भी करी कि ये जो है ये पानी में डिसॉल्व नहीं रहते। ये रहा एक क्वेश्चन, पोलर होने के बावजूद ये पानी में डिसॉल्व नहीं होते क्योंकि ये पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पा रहे। These are the PVQs which I'll be discussing on the given topics. Please इस वीडियो को सेव कर लें और ढंग से पढ़ना। इनमें से किस आइसोमर का सबसे ज्यादा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज के अंदर। और ये जो क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड ने 2021 में डाला दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। एनसीईआरटी जरूर पढ़नी है। अब देखो इसमें मैंने सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर बनाए। हम तो पहले ही कह रहे थे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन में सिमेट्री बहुत ज्यादा है क्योंकि इसका डायपोल वेक्टर इधर, इसका डायपोल वेक्टर इधर, डायपोल मोमेंट जीरो, सिमेट्री मैक्सिमम, सो ऑब्वियसली द मेल्टिंग पॉइंट इज मैक्सिमम बिकॉज द पैकिंग विल बी वेरी क्लोज। उसके बाद दिस इज समथिंग जिसमें बॉइलिंग पॉइंट्स बताने, ये पिछले साल का क्वेश्चन है 2025 का। इसमें सारे कार्बन एटम, सारे हेलोजन एटम्स ऑलमोस्ट द सेम। अब क्या करेंगे, सरफेस एरिया देखिए, जिसकी जितनी ज्यादा ब्रांचिंग उतना कम उसका बॉइलिंग पॉइंट। ये देखिए ये असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन, ये द बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इस तरह से डिक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल सही है क्योंकि देखिए आयोडीन का मास जो है वो बहुत ज्यादा एज कंपेयर टू फ्लोरीन, और द वैन डेर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन जो है डिक्रीजेस इन दिस ऑर्डर, ये भी बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आप लोगों के लिए, assertion and reason are correct and reason is correct for the assertion, right? उसके बाद एक और टॉपिक लेके आएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में से सब, दैट इज अ डायपोल मोमेंट, राइट? अब देखो ये क्वेश्चन बड़ी बार आया हुआ है। ये क्वेश्चन किस फॉर्म में आया हुआ है? द क्वेश्चन हैज कम इन दिस फॉर्म, राइट? अब देखिए डायपोल मोमेंट की जब बात करते हैं, एल्काइल हैलाइड्स आर पोलर इन नेचर। क्यों पोलर हैं? क्योंकि कार्बन एटम, ठीक है, कार्बन एटम जो है भाई वो हेलोजन के साथ जुड़ा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा और इस कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा। तो जब दो पोल्स बन गए, दैट इज अ नेगेटिव पोल एंड अ पॉजिटिव पोल इन अ मॉलिक्यूल, तो पोलैरिटी आ गई। हेलो एरीन्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने डॉट बना रखा है, और ये क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का क्वेश्चन जो बहुत बार आया। Haloalkanes are less polar, haloarenes are less polar than haloalkanes. Haloarenes में ये कार्बन एटम जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है जो कि खुद से इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। ये हेलोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर है। पोल्स तो तब बनेंगे जब एक चीज इलेक्ट्रो पॉजिटिव हो और एक चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव हो। अब यहाँ पे दिस इज ऑल्सो लिटिल बिट इलेक्ट्रोनेगेटिव, दिस इज ऑल्सो highly electronegative, so poles will not be generated and the polarity is very very less. एक ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन, ये एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत बार पूछा गया सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर। इनमें किसकी ही हाईएस्ट डायपोल मोमेंट है? भाई ये सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म, असर्शन रीजनिंग की फॉर्म में आ रहे हैं। तो माय रिक्वेस्ट टू एवरीवन नॉट टू लीव एनी ऑफ द थिंग्स फ्रॉम एनसीईआरटी। अब देखिए ये वाला कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड और ये वाला कंपाउंड, मैंने सारे कंपाउंड्स बना दिए। देखिए इसका डायपोल वेक्टर रिजल्टेंट और इस वाले का डायपोल वेक्टर रिजल्टेंट, दे आर इन द सेम डायरेक्शन, दे विल एड अप एंड अल्टीमेटली डायपोल मोमेंट वैल्यू विल बी वेरी हाई। अब हम शुरू करेंगे इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इससे रिलेटेड काफी क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका मतलब ये रहेगा कि एक न्यूक्लियोफाइल जो है वो हेलोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरह के, दैट इज SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन,
न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन, नाम से ही थोड़ा सा आइडिया हो जाता है। इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज अल्काइल हैलाइड के ऊपर डिपेंड करेगा। इसमें जो रेट ऑफ द रिएक्शन है वो अल्काइल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। इस SN1 रिएक्शन में जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो डिपेंड करता है कि कौन सा अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन बनाता है, क्योंकि मैकेनिज्म के दौरान देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। अब देखिए 3 डिग्री कार्बोकेटायन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड जो कि इस कार्बोकेटायन को प्रोड्यूस कर रहा है हैलोजन को रिमूव करने के बाद, उसकी रिएक्टिविटी इस रिएक्शन को लेके काफी ज्यादा होगी। तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड will have more order of reactivity as compared to that of the 2 degree alkyl halide as compared to that of the 3 degree alkyl halide. यहाँ पे let us correct the thing. So it is 1 degree alkyl halide, this is 2 degree alkyl halide and 3 degree alkyl halide. अब देखिए CBSE बोर्ड में 1 से 2 बार ऐसे क्वेश्चंस आए कि उन्होंने सारे के सारे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड दे रखे थे और उन्होंने पूछा कि किसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो सबसे ज्यादा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो यू हैव टू सी, राइट, कि वो अल्काइल हैलाइड जिसमें ब्रांच जो है वो हैलोजन ग्रुप से सबसे ज्यादा दूरी पे लगी हुई है, उस कंपाउंड के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो सबसे ज्यादा तेजी से होगा। अब SN2 रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 रिएक्शन में देखिए, SN2 रिएक्शन में देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। SN2 रिएक्शन में क्या होता है, दैट इज अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज न्यूक्लियोफाइल। एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होती है। न्यूक्लियोफाइल हमेशा फ्रॉम द ऑपोजिट डायरेक्शन टू विच द हैलोजन इज लीविंग वहां से अटैक करेगा और एक ट्रांजिशन स्टेट की फॉर्मेशन होगी जिसमें न्यूक्लियोफाइल पूरी तरह से जुड़ा नहीं है और हैलोजन पूरी तरह से निकला नहीं है, एंड अल्टीमेटली हैलाइड आयन विल लीव एंड देयर इज अटैचमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल विद द अल्काइल ग्रुप। इस पूरे मैकेनिज्म के दौरान देयर इज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन दैट इज कॉल्ड एज वेल्डन इन्वर्जन। अब देखिए जितना बड़ा अल्काइल ग्रुप में जितनी ज्यादा ब्रांचेस होंगी उतनी ही वो ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा for the reaction to occur, for the nucleophile to attack on the carbon atom to which the halogen is attached. तो जितनी कम स्टेरिक हिंड्रेंस है उतना ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो ज्यादा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे ज्यादा किस में होगी, दैट इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड में, और सबसे कम कहाँ होगी, दैट इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड में। अगर सब लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे ऑर्डर जो है दैट इज रिवर्स। तो इसके ऊपर क्वेश्चंस को बहुत ढंग से सबने करना है। आई एम शेयरिंग सम ऑफ द PYQs। ये देखिए कुछ PYQs मैं शेयर कर रही हूँ यहाँ पे। जैसे दिस इज CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन क्वेश्चन। ये कंपाउंड दे रखा है 2-bromo-2-methyl-butane। आई हैव मेड द स्ट्रक्चर 1-bromopentane, पता ही लग रहा है ये 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, एंड देन इट इज 2-bromopentane। आई हैव मेड द स्ट्रक्चर। SN2 डिस्प्लेसमेंट, SN2 डिस्प्लेसमेंट आते ही जो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए दैट इज कहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो सबसे ज्यादा है। अब देखिए स्टेरिक हिंड्रेंस जहां सबसे ज्यादा वहां पे ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी कम। अब यहाँ पे 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड has got the minimum steric hindrance, so the order of reactivity is maximum, followed by 2 degree and followed by 3 degree. सब लोग बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पे मैंने लिख रखा है वेरी इंपॉर्टेंट, इस क्वेश्चन को सब ध्यान से देखिए। अब जब ये कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स आई हैव मेड मैंने बना रखे हैं यहाँ पे, दैट इज 1-bromobutane, ये रहा स्ट्रक्चर, 1-bromo-2,2-dimethyl-butane प्रोपेन, ये रहा स्ट्रक्चर, देन वी हैव 1-bromo-2-methyl-butane, दिस इज अ स्ट्रक्चर, एंड देन इट इज 1-bromo-3-methyl-butane। तो सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं यहाँ पे बन रखे हैं। अब जब सारे स्ट्रक्चर्स को आप ध्यान से देखेंगे तो सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं दे आर 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब जितना हैलोजन ग्रुप से दूर ब्रांचेस होंगी, अब देखिए यहाँ पे कोई ब्रांच नहीं है तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो मैक्सिमम रहेगा, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। इसमें 2 ब्रांचेस हैं तो इसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी जो है वो सबसे कम रहेगा। नाउ यू सी दिस एंड यू सी दिस, द फार्दर इज अ ब्रांच फ्रॉम द कंपाउंड the more is the order of reactivity. उसके बाद you can try this question of your own, बहुत आराम से हो सकता है। ये 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड,
ये 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन के लिए कमेंट करें 3 डिग्री में ज्यादा। दिस इज 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड, दिस इज 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, तो ऑर्डर के लिए कमेंट करें ये ज्यादा। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज हेलोएरीन्स जो हैं दे आर लेस रिएक्टिव देन हेलोएल्केन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सिर्फ 3 ही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है हेलोएरीन्स के। अब इसका छोटा सा रीजन, सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल रीजन है, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है हेलोजन के वो इस बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, जिसकी वजह से कार्बन और हेलोजन के बीच में डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा एंड अल्टीमेटली इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल हो जाएगा। जब तक ये वाला बॉन्ड टूटेगा नहीं तब तक न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, डबल बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा, जिसकी वजह से हेलोएरीन्स की रिएक्टिविटी काफी कम रहेगी इन रिएक्शंस की तरफ। अब देखिए ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब इसमें मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड, ठीक है, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पूछ लिया टुवर्ड्स SN2, no steric hindrance concept because carbon is attached to all hydrogens in both the cases। अब क्या करना है, अब देखिए छोटा सा आंसर जो पूरा क्रेडिट आपको पेपर में दिलवाएगा, दैट इज आयोडाइड इज अ बेटर लिविंग ग्रुप, ये लिखना है। अब इसको ध्यान से समझें, कार्बन और आयोडाइन का जो बॉन्ड है दैट इज अ वेरी वीक बॉन्ड, क्योंकि दोनों के बीच में साइज डिफरेंस बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है वो काफी कम है, इसलिए बॉन्ड जल्दी से टूट जाएगा। लेट अस चेक सम मोर क्वेश्चंस, कुछ मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं, एक दो क्वेश्चंस और डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार सीबीएसई एग्जाम में आया, दिस इज योर बेंजाइल क्लोराइड एंड दिस इज योर इथाइल क्लोराइड। अब जब बॉन्ड टूटा, जब हेलोजन लेके ये निकला, तो जो कार्बोकेटायन बना दैट इज नॉट वेरी स्टेबल, बट जब यहाँ पे कार्बोकेटायन बना तो दैट इज अ बेंजाइल कार्बोकेटायन दैट इज वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ रेजोनेंस। तो इसलिए जो कंपाउंड स्टेबल कार्बोकेटायन जनरेट कर रहा है उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड्स SN1 रिएक्शन काफी हाई रहेगा। कुछ क्वेश्चंस मैंने प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिए हैं, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए मैंने हिंट्स भी दे दिए हैं, काइंडली टेक द स्क्रीनशॉट्स एंड कीप ऑन स्टडिंग। नेक्स्ट मूव करते हैं, अब हम बात करते हैं कैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं हेलोएरीन्स के अंदर और हेलोएल्केन्स के अंदर। पहले मैं हेलोएरीन्स के 3 रिएक्शंस डिस्कस करने वाली हूँ, काइंडली डोंट फॉरगेट देम। बस 3 ही रिएक्शन है क्योंकि रिएक्टिविटी का रेट काफी कम है, दैट इज अ डॉस प्रोसेस, डोंट फॉरगेट द कंडीशंस, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन टू कन्वर्ट क्लोरोबेंजीन टू फिनॉल। Ammonia in the presence of cuprous oxide, 60 atm pressure, chlorobenzene gets converted into aniline. Then chlorobenzene, it is reacting with copper cyanide and it will be giving you benzene nitrile. Benzene nitrile का बनना खुद से इतना इंपॉर्टेंट नहीं, पर इस कंपाउंड की एप्लीकेशंस वेरी इंपॉर्टेंट, कन्वर्जन्स में बहुत हेल्प करने वाली हैं। अब सायानाइड की जब एसिडिक हाइड्रोलिसिस होएगी बेटा, तो दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू COH, दैट इज बेंजोइक एसिड। सायानाइड की जब बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होएगी, इट विल गिव यू अमाइड, दैट इज CONH2। और जब इसकी रिडक्शन होगी, यहाँ पे मैंने स्पेसिफिकली मेंडियस रिडक्शन डाल दिया, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड डाल देंगे, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल डाल देंगे, तब भी ठीक है, इट विल बी गिविंग यू एन अमीन। Then we have, that is a various nucleophilic substitution reactions of haloalkanes। इसमें रीजनिंग क्वेश्चन एक दो बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, याद रखना। जब भी एक्वस KOH आ रहा है हेलोएल्केन के साथ रिएक्ट करने के लिए, तो देयर इज ऑलवेज अल्कोहल फॉर्मेशन, देयर इज ऑलवेज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस। पर अगर अल्कोहलिक KOH आ रहा है तो देयर इज फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन, नॉट टू बी फॉरगॉटन, रिमेंबर इट वेरी नाइसली। अब देखिए, this is aqueous KOH and AgOH that will be leading to the formation of alcohol। साथ साथ में मैंने conversions लिख दी हैं, how one thing can be converted into another। Then you can carry out the substitution with the alkoxy group। Alkoxy group is RO group, this is methoxy group, so this will be giving you an ether and potassium cyanide and AgCN, not to be forgotten, again very very important। ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में बहुत बार आया, जब अल्काइल हैलाइड KCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सायानाइड,
बट जब AgCN के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ आइसोसाइनाइड। सेम एक्सप्लेनेशन जो मैं इन दोनों कंपाउंड्स के लिए दे रही हूं, सेम होल्ड्स गुड फॉर पोटेशियम नाइट्राइट एंड AgNO2। अब देखिए KCN जो है ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये डिसोशिएट हुआ टू गिव यू पोटेशियम आयन एंड साइनाइड आयन। वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंशन, इसका क्रेडिट रहता है दैट साइनाइड इज एन एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, राइट। अब एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल मतलब कार्बन इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन, नाइट्रोजन इज अवेलेबल फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो न्यूक्लियोफाइल कार्बन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन के थ्रू भी बॉन्ड बना सकता है, बट द बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक प्लेस थ्रू द कार्बन एटम, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल एज कंपेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। जब हम AgCN की बात करेंगे तो AgCN एक कोवलेंट कंपाउंड है, राइट। अगर यहां से ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम बॉन्ड को लेके निकलेगा तो this AgCN has only nitrogen atom available with the lone pair of electron to attack over here, and further the compound will be formed, right. Very important reaction, इसको amines में भी पढ़ते हैं, that is Hoffman ammonolysis. This reaction is also called as exhaustive amination. You have taken an alkyl halide, आपने लिया उसको अमोनिया के साथ ट्रीट किया। हर बार एल्काइल हैलाइड सेम रखने की कोशिश कीजिए। यहां से HCl निकल गया और आपके पास जो कंपाउंड बना दैट इज CH3 एंड NH2। फिर से आपने वही एल्काइल हैलाइड लिया, स्टेप बाय स्टेप आप HCl को रिमूव करते जाएं, यू विल गेट द सेकेंडरी अमीन। फिर आपने फिर से लिया, HCl रिमूव किया, टर्शरी अमीन, एंड देन द क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट विल बी फॉर्म्ड। Then we have reaction with metals, very very easy, something to be remembered thoroughly. अब देखिए, आपका चाहे हेलोएरीन है चाहे आपका हेलोएल्केन है, जब भी मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्ट करेंगे हमेशा देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। अगर आपका हेलोएरीन हेलोएल्केन के साथ सोडियम की प्रेजेंस में रिएक्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, इट विल गिव यू दिस कंपाउंड, राइट। दिस is Wurtz-Fittig reaction। अगर आपके दो हेलोरीन्स की यूनिट्स जो हैं वो रिएक्ट कर रही हैं सोडियम के साथ तो दैट इज योर Fittig reaction and that will lead you to the formation of diphenyl। अगर आपके दो हेलोएल्केन्स रिएक्ट कर रहे हैं with the sodium in the presence of diether, so there is a formation of alkane with the even number of carbon atoms. This is a Wurtz reaction. Please don't get confused between the Wurtz reaction, Wurtz-Fittig reaction and Fittig reaction, right? उसके बाद reaction with lithium, दोनों चाहे हेलोएल्केन है चाहे हेलोएरीन है, simply it is replaced by lithium. This is phenyl lithium, this is alkyl lithium. Then is a reaction with copper. This is an Ullmann's reaction in which the phenyl iodide is made to react with copper and there is a formation of biphenyl. Then we have very very important, that is elimination reaction. I'll be sharing some of the questions based on the elimination reaction also. अब देखिए this reaction what I'm going to tell you, ये dehydrohalogenation reaction या beta elimination, नाम से देखिए dehydro मतलब hydrogen is going to be eliminated, halogenation मतलब halogen is going to be eliminated। अब देखिए अल्फा एंड बीटा कार्बन एटम, बीटा कार्बन एटम से हाइड्रोजन निकल रहा है तो इट इज अ बीटा एलिमिनेशन। अब यहाँ पे आपने अल्कोहलिक KOH डाला, यहाँ से दिस विल गो ऑफ, दिस OH will react with this hydrogen to form water and KCl will be formed और यहाँ पे क्या बन जाएगा, एल्कीन। अब सेटेफ्स रूल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट जो ध्यान में रखने वाला है सब स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपके पास एग्जाम के अंदर इस तरह की अल्काइल हैलाइड आ गई जिसमें दो बीटा कार्बन एटम है तो भाई दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। ध्यान से देखिए, जिस कार्बन एटम के साथ हेलोजन जुड़ रखा है दैट इज अल्फा, उसके साथ लगी हुई दोनों की दोनों कार्बन एटम्स जो हैं दे आर द बीटा कार्बन एटम्स। मैंने अल्फा में से हेलोजन निकाला और बीटा में से हाइड्रोजन निकाला। अगर अल्फा में से हाइड्रोजन हेलोजन निकाला था और बीटा में से हाइड्रोजन निकाला था तो अल्फा और बीटा के बीच में आई डेवलप्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड विल बी प्रोड्यूस्ड, राइट। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड जनरेट होगा और यहाँ से जब आप निकालेंगे अल्फा और बीटा में से तो यहाँ डबल बॉन्ड जनरेट होगा। कौन सी मेजर एल्कीन होगी, वो एल्कीन जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन एटम के साथ मिनिमम नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अटैच्ड है वो आपकी मेजर एल्कीन होगी।
प्लीज डोंट फॉरगेट दिस रिएक्शन इन द एग्जाम, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चैप्टर के अंदर एक्वस KOH के साथ एल्काइल हैलाइड रिएक्ट कर रहा है तो अल्कोहल बन रहा है, अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन। एंड देन रीजनिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए, ये CBSE बोर्ड का क्वेश्चन। जब आप ट्रीटमेंट कर रहे हैं एल्काइल हैलाइड का एक्वस KOH के साथ तो अल्कोहल क्यों बन रहा है, और अल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन क्यों बन रहा है। अब देखिए क्या हुआ, जब एक्वस मीडियम था तो KOH बीइंग आयनिक इन नेचर दैट विल डिसोशिएट टू प्रोड्यूस OH नेगेटिव आयन। OH नेगेटिव आयन जो है एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है एंड ब्रिंग्स अबाउट द एलिमिनेशन। साथ ही साथ OH नेगेटिव आयन इज सराउंडेड बाय लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एंड एलिमिनेशन इज चेक, एलिमिनेशन नहीं हो पाती। पर जब हम अल्कोहलिक मीडियम की बात करते हैं तो अल्कोहलिक मीडियम के अंदर हमारे पास इथॉक्साइड आयन पड़ा हुआ है along with the OH नेगेटिव आयन, और ये जो इथॉक्साइड आयन है ये स्ट्रॉन्ग बेस है जिसकी वजह से इट विल अब्स्ट्रैक्ट, ये बीटा कार्बन एटम में से H पॉजिटिव आयन को रिमूव कर देगा। ये क्वेश्चन हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जितनी ज्यादा सिमेट्री, डायपोल मोमेंट जीरो, उतना ही ज्यादा उसका कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट। ये देखिए क्वेश्चन, y +-2 ब्यूटेन 2-ol इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब देखिए why it is optically active, draw the structure। कोई भी कंपाउंड आ रहा है तो draw the structure। आपके सिलेबस में CBSE बोर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ आपने जो चेक करना है दैट इज अ कायरल कार्बन एटम। अगर आपसे कह दिया गया कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है तो उसके अंदर कायरल कार्बन एटम होगी। अब क्या होता है कि आपके पास दिस इज अ कायरल कार्बन एटम प्रेजेंट, तो ऑब्वियसली इट विल बी this compound along with its mirror image, right? They will be non-superimposable. One of them will be dextrorotatory, other will be levorotatory, and the mixture is called as a racemic mixture. ये दोनों images जो हैं they are called as enantiomers. This is all for the chapter, beta. God bless you all. Keep studying and kindly subscribe and like the video. Keep studying, keep scoring. May God bless you all. Thank you.